हेलो एंड वेलकम टू ऑल। पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राज चक्रधारी। आज मैं करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में, और ये भी जानेंगे कि अचानक से ये एक्ट क्यों न्यूज़ में आ गया, क्यों इतनी सारे डेवलपमेंट होने लगी, और इसका रिलेशन ईडी के साथ क्या है। मतलब ईडी इतना पावरफुल कैसे बन गया, उसका रिलेशन ये पीएलएमए एक्ट में ही है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे इन सब भी पहलुओं को एकदम क्रिस्प और शॉर्ट वे में, और ज़्यादातर हम फोकस रखेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी पॉलिटिकल चीज़ों को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। मतलब आजकल ये अचानक से न्यूज़ में क्यों आ गया। एक्ट जो बना था वो 2002 में बना था, बट इसकी ज़रूरत अभी क्यों आन पड़ी। फिर हम देख लेंगे कि भाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में क्या है, इसका एनेक्टमेंट कैसे हुआ था, इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए जिसके वजह से और ईडी और ऐसे बहुत सारे संस्थान इतने पावरफुल और स्वतंत्र रूप से कैसे काम करने लग गए। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में क्या कहा है, मतलब उनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है जिसके वजह से आजकल जो इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है, वो सब हम देख लेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये अचानक से न्यूज़ में कैसे आ गया। तो न्यूज़ में आने का सवाल इसलिए है, हाल ही में क्या हुआ, जो दिल्ली के सीएम है, सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल जी, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो क्या बोलते हैं लिकर स्कैम केस में एक डिटेंट कर लिया है, और उनके अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं, जो कानून हैं जिनके अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया है, वो बताया जा रहा है भाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही उनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अब देखो लिकर स्कैम था, अब उसमें पीएमएलए कैसे आ गया, ये तो सोचने वाली बात है। और देखेंगे कि आगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में अभी ये चल रही है, तो इसके बारे में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होगा। और दूसरा चीज़ चर्चा का विषय ये है कि दिल्ली जो कोर्ट है, दिल्ली के कोर्ट ने डिनाई किया है कि इनका बीआरएस जो भारतीय राष्ट्र समिति की लीडर है के कविता जी, ये तेलंगाना बेस्ड पार्टी है, उनको हाल ही में सेम केस के ट्रेल के रूप में इनको भी अरेस्ट किया गया है। पहले इनको ईडी ने अरेस्ट किया था, बाद में बेल पे आ गई थी, फिर इनको अभी सीबीआई ने अरेस्ट किया है, और सेम केस लिकर स्कैम। मतलब ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। कुल मिला के ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही ये सब हो रहा है। ईडी जो इतने ताबड़तोड़ जो छापे मार रही है, लोगों को अंदर कर रही है। और आप देखेंगे कि जैसे अभी हाल ही में जो केसेस चल रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे राजनेताओं, बड़े बिजनेसमैन और ऐसे लोगों पे ईडी ज़्यादातर कार्रवाई कर रही है जिनके पास इस तरीके के इलीगल जो चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है। बट इसके बावजूद भी हम ये समझेंगे कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो स्पेक्ट्रम है इतना वास्ट क्यों है। ये भाई हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है, सबसे पहली बात, जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर के देशों से अगर इलीगल अमाउंट में अगर मनी आती जाएगी तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बैठते जाएगी, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो बाहर के देशों से जो इलीगल मनी आती है उनको रोकना, ड्रग्स आते हैं, इलिसिट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ट्रेड्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये सब एक वाइड अम्ब्रेला के रूप में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात करता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, मतलब ऐसे वॉशिंग मशीन में डालो पैसे को और धो दो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और मनी लॉन्ड्रिंग को समझना पड़ेगा। देखो 1990 के आसपास क्या हुआ, अचानक से ना ग्लोबल टेररिज्म बढ़ गया। ग्लोबल टेररिज्म इन द सेंस कि नए नए ग्रुप्स उभर के आने लग गए, और उनको फाइनेंस करने के लिए ये एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही बड़ा जरिया बन गया। ठीक है, अब देखो उनको जो मेन फोकस था इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो था कि इनको जो पैसा मिल रहा है ना, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, उसको किसी तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है मनी का, पैसे की जो लेन देन हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर, उसको किसी से ना किसी तरीके से रोका जाए। ठीक है, इसी के चलते क्या बना भाई, इसी के चलते एक इंस्टीट्यूशन
अस्तित्व में आया जिसको हम आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FATF। बोलते हैं ना कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, आए दिन हम न्यूज़ सुनते रहते हैं, ठीक है। तो उसका अस्तित्व यहाँ से आ गया भाई। FATF क्रिएट होता है 1989 के आसपास। जो क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट्स को अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब अगर कोई भी ऐसी कंट्री अगर किसी तरीके से इलिसिट ट्रेड एक्टिविटी में है या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में है, और वो ऐसे तत्वों को, ऐसे एलिमेंट्स के, समाज के ऐसे एलिमेंट्स को जो टेररिज्म फैलाते हैं या और दूसरे तरीके की इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उन पे अगर वो काम करते रहेंगे तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो बनी थी उन पे नज़र बना के उनकी रेटिंग्स गिरा देती थी। उनको आने वाले दिनों में जो ग्लोबल कम्युनिटी है ना, वो एक तरीके से मतलब सैंक्शन करती थी और दुनिया भर के उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर देते थे, सो दैट वो क्या कर पाएंगे, आगे अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ इसके जो स्टार्टिंग है वहीं से इंडिया भी इसका मेंबर बन जाता है भाई, कि हम भी मेंबर बन गए। फिर बात करते हैं भाई ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती कैसे है। तो देखो इसका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनता है ना, वो लगभग UNGA की जो जनरल असेंबली हुई थी 1998 में, मतलब यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली हुई थी 1998 में, वहां पे बोला गया था कि भाई मेंबर्स कंट्री को कि हम किसी ना किसी तरीके से इस मनी लॉन्ड्रिंग के मेनेस को हैंडल करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन लाया गया और उसको मतलब एक तरीके से ये असेंबली में रखा गया और जितनी भी मेंबर्स कंट्री थी उसमें उन्होंने साइन किया। एक तरीके से साइन करने का मतलब है कि वो अपने अपने स्तर पे, अपने अपने कंट्री में जाके एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन बनाएगी, सो दैट जो ग्लोबल एक नेटवर्क बन गया था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको किसी न किसी तरीके से टैकल किया जाए, ठीक है। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया कि हमने स्वतः ही इसको बनाया नहीं था, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपने आप यहाँ पे बना नहीं था, इसका एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। ग्लोबल टेररिज्म से फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से लेके यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली हुई थी ना, उसके थ्रू इसका इंसेप्शन होता गया, धीरे धीरे ये इवॉल्व होता गया। फिर जाके हमने अगर वहां पे किसी डिक्लेरेशन पे साइन किया है तो हमारी कंट्री में आके उसको रेटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बना दिया, क्या इनेक्ट करना पड़ा हमको भी, क्या, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो देखो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल है वो 1998 में ही ड्राफ्ट कर लिया गया था, और उस समय जो गवर्नमेंट थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनका कमिटमेंट था इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। तो उन्होंने समय ना गंवाते हुए चीज़ों को हैंडल किया और तुरंत ये एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया, ठीक है। अब जानते हैं कि भाई इस प्रपोज्ड लॉ का फोकस ज़्यादातर क्या होने वाला था, तो मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताऊंगा कि जो प्रपोज्ड लॉ हुआ था ना उस समय का, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को रखना ज़रूरी था। तो पहला था भाई कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो तत्व होते हैं उनके जो कनेक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना। मतलब जैसे मैं बात करूं, जैसे ड्रग और आर्म्स, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप पैसे से उसको ट्रेड करेंगे तो एक तरीके से आपको किसी ना किसी चीज़ से ट्रेल मिल जाएगा, और वो फाइनली आप उसको, मतलब जो हथियार और जो सामग्रियां होती हैं ना, जो नशे की सामग्रियां होती हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक होती है। तो ऐसे कनेक्टेड एक्टिविटी को पहले फोकस करना। दूसरा चीज़, अगर कोई क्राइम प्रोसीड होते हुए पकड़ा गया है तो उसकी जो जब्ती होना है, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है या हथियार है या मनी है, इन सब चीज़ों की जब्ती कैसे हो, उनको कॉन्फिस्केशन कैसे किया जा सके। और तीसरा जो फोकस था कि ऐसी एजेंसीज बनाना और ऐसे मैकेनिज्म्स तैयार करना जो क्या करे, कोऑर्डिनेट करे, ठीक है, इन तरीकों से, और कॉम्बैट करे मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई, पहला है कि कनेक्शंस बनाना, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करो। दूसरा चीज़ें हैं जो क्राइम करने के बाद अगर क्राइम सीन में कुछ पकड़ा जा रहा है तो उनकी जब्तियां कैसे हो, और ऐसे एजेंसीज को फॉर्म करना जो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में बिल्कुल इन सब चीज़ों को ध्यान दे। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ईडी का जन्म, ठीक है। ये जो एजेंसीज बोल रहा हूँ ना, तो ये एजेंसी ईडी ही बनी थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसका नाम रखा गया था। अब देखते हैं ईडी इतनी पावरफुल कैसे हुई, तो आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। अब देखो,
अब पहले तो अपन एक्ट बनवा लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखो बिल जो है ना वो पार्लियामेंट में 2002 में पास हुआ, लेकिन उसी समय क्या होता है 2004 के आसपास अटल बिहारी सरकार गिर जाती है, ठीक है, और कांग्रेस गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर फिर से वहां पे यूपीए का रूल आ जाता है। तो उन्होंने अल्टीमेटली जाके देखो 2002 में ये बन चुका था, बट 2005 में जाके ये इफेक्टिव वे में काम करना चालू होता है। अब इसके पीछे ये रीजन दिया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स होता है ना उसमें वो ओपिनियन बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब उनका एक्ट को हम पास नहीं करेंगे, तुम्हारा एक्ट वो पास नहीं करेगा, तो ये सब चलता रहता है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था बीच में, बट समय की मांग को देखते हुए और इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स थे उनको रेटिफाई कर चुके थे हम, तो भाई हमारे देश में ये तो बनना ही था, तो चाहे सरकार किसी की भी हो आज ना कल ये तो बना ही गया, और 2005 में ये फुल्ली फंक्शंस होना ये चालू हो गया था। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स थे जिनकी वजह से जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो इतना पावरफुल बनते गया। तो 2009 में एक बड़ा अमेंडमेंट आया, वैसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बट 2012 और 2009 का जो अमेंडमेंट है वो एक तरीके से माइलस्टोन की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या हुआ था। तो पहली बात भाई, इसके अंडर ना एक सेक्शन डाला गया, सेक्शन 120B, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया अंडर द इंडियन पिनल कोड आईपीसी, और उसको पीएमएलए के शेड्यूल्स में और अच्छे तरीके से ऑफेंस को बताया गया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज क्या होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2009 में ईडी को क्या मिल गया भाई, इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन मिल गया। मतलब अगर कोई इंसान इंडिया के सॉइल पे कोई क्राइम करके या ड्रग ट्रैफिकिंग करके या कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व है, अगर वो इंडिया की धरती को छोड़ के कहीं और दूसरी जगह भाग रहा है, तो ईडी को ये पावर दी गई थी कि आप उनको इंटरनेशनल जगह पे जाके, इंटरनेशनल सॉइल में जाके उनको ट्रैक डाउन कर सकते हैं और उनको बिल्कुल उनको ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईडी ने एक तरीके से लैंड ग्रैबिंग केस में, जो झारखंड के अभी सीएम है हमारे, मतलब अभी सिटिंग सीएम थे हेमंत सोरेन का अभी एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है, हेमंत सोरेन जी है, उनको अभी ईडी ने क्या किया है, लैंड ग्रैबिंग केस में डिटेन कर लिया है, अभी वो जेल में है, ठीक है। इनके बाद कौन सीएम बने थे फिर, इनके बाद बने सीएम चंपई सोरेन, झारखंड की जो नए सीएम है वो कौन है, चंपाई सोरेन, ठीक है। तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अब देखो जो लैंड ग्रैबिंग केस है ना वो ईडी इतना पावरफुल इसलिए हो गई क्योंकि इसमें जो इंटरनेशनल लिंक्स बना रहे थे कि कहां कहां पे इन्होंने जमीन को हड़पा है, तो उस हिसाब से इनको अभी जेल में भेज दिया गया है। दूसरा जो हम बात करेंगे 2012 के जितने भी अमेंडमेंट्स हुए थे, तो पहली बात भाई ये अमेंडमेंट्स सिर्फ और सिर्फ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ना उसमें किए गए थे, जो 1988 के आसपास जो पास हुए थे। मतलब इसमें डिफाइन किया गया था कि पार्ट ए शेड्यूल्स में कौन कौन से पार्ट होंगे और पार्ट बी में कौन कौन से होंगे, थोड़े से हैं। लेकिन अभी इसका सिग्निफिकेंस मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूं इतने चीख चीख के, देखो इसमें इसलिए इतना बात किया गया है क्योंकि इसमें जो बेल की कंडीशंस थी, मतलब जो बेल्स की कंडीशंस होती है ना उसको बहुत ही टफ बना दिया गया है अक्यूज के लिए, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया, अगर चलो उसके अगेंस्ट में अगर कोई सबूत नहीं है तो थोड़े दिन के लिए अगर जो अथॉरिटीज है उनको इन्वेस्टिगेशन का टाइम मिलता है तो इनको बेल दिया जाता है। बट यहां पे क्या हुआ है, बेल का जो कंडीशन है ना अक्यूज ऑफ करप्शन उसको बहुत ही टफ बना दिया गया है। मतलब उसमें बिल्कुल ईडी के पास बहुत ही ज्यादा पावर दी गई थी कि आपको बेल के लिए किसी को अलाउ करना ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं जिन्होंने बेल का अपोजिशन किया था कोर्ट में, किसके खिलाफ, जो भी ऐसे अक्यूज हैं जो गिल्टी हैं और कमिट हैं अंडर द ऑफेंस ऑफ पीएमएलए एक्ट, तो उनको रीजनेबल ग्राउंड पे भी अगर कुछ चीजें चल रही है, अगर वो कार्रवाई को अफेक्ट कर सकते थे या उनको डिस्टॉर्ट कर सकते थे फैक्ट्स को, तो उनको बेल के लिए बिल्कुल मनाही कर दी गई है, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 2012 में जो ये स्ट्रैंड बेल कंडीशंस जो बताई गई है वो कितना डेंजरस है,
ठीक है, किसी भी अगर पीएमएलए के अंदर अगर अरेस्ट होते हो तो बेल तो भूल ही जाओ, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे भाई हम, तो समझ गए कि ईडी को इतनी पावर कैसे मिल गई। तो इसी वजह से ईडी को इतनी पावर मिल गई कि उनको जो कंडीशंस थे बेल के लिए, तो बेल बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, तो ईडी अगर किसी के घर में एक धमक रही है या उनको अरेस्ट कर रही है, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर रही है, तो भाई छूटने के लिए पसीने छूट जाएंगे। आपको प्रूव करना पड़ेगा आप बिल्कुल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं थे। अगर 1% भी अगर इन्वॉल्वमेंट मिल गया ना तो वो बिल्कुल आपको लपेटे में ले लेंगे। चलो अब बात करते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे एक तरीके से व्यू क्या है इस पीएमएलए एक्ट के बारे में, क्योंकि समय समय पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया है। बार बार यहाँ पे पीआईएल्स लगते हैं, लोग जो ऑफेंड हो रहे हैं उनसे, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई अभी बीजेपी का रूल है तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो मतलब पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग है, आप आए दिन न्यूज चैनल में सुनते ही होंगे। तो उस सब चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक तरीके से व्यू रखा है वो हम 2 केसेस से समझने की कोशिश करेंगे। अब वो 2 केसेस कौन कौन से हैं? पहला है भाई विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस और विजय मदन लाल चौधरी एंड ओर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2022 का ये केस है। और दूसरा केस है निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है। तो देखो इस वाले केस में हुआ क्या था, एक 3 जज की बेंच बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उन्होंने बोला था कि भाई पीएमएलए का जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो उन्होंने बिल्कुल उसको सही माना था। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई किसी भी कंडीशन में आप इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और ऐसे लगभग 200 पिटिशन यहाँ पे इंडिविजुअल पिटिशन दायर किए गए थे इसके अगेंस्ट में। ठीक है, साथ ही साथ ईडी को डिफाइन किया गया था यहाँ पे कि ईडी कोई पुलिस नहीं है, ईडी इज कंसिडर्ड नॉट कंसिडर्ड एज पुलिस, ये कोई पुलिस नहीं है, ये एक एनफोर्समेंट संस्था है। और ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग फॉलो तो नहीं करते ना सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स हैं वो तो फॉलो नहीं करते ना, ये अलग सा एक इंस्टीट्यूशन था जिनको क्या अधिकार था भाई, किसी चीज का सर्च कर लो, सीजर कर लो, अरेस्ट कर लो या अटैच कर लो प्रॉपर्टी को। तो ये जितनी चीजें हो रही होंगी वो इट इज अंडर द पीएमएलए एक्ट नॉट द सीआरपीसी, तो भाई इनको पुलिस कंसिडर नहीं किया जा सकता है। और तीसरा चीज यहां पे एक सिग्निफिकेंट व्यू दिखाया गया था कि भाई पहली तो पुलिस एजेंसी है ही नहीं, तो जो स्टेटमेंट्स अगर कोई अक्यूज ईडी के पास सबमिट कर रहा है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल है। ठीक है, और सभी जानते हैं कि भाई पुलिस अगर किसी का बयान ले लेती है हवालात में या फिर कस्टडी में तो इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, ये तो सबको पता है। लेकिन चूंकि ईडी एक पुलिस एजेंसी है ही नहीं, तो जो अक्यूज का जो स्टेटमेंट है इट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट, उसको माना जाएगा जो भी वो बोला जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे लिकर स्कैम में जितने भी जब इंक्वायरी हुई तो कुछ जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के क्या बन गए थे, उनके एक तरीके से सहायता करने के लिए, एविडेंस के लिए बन गए थे, क्या बोलते हैं उसको, कंपाइन बन गए थे गवर्नमेंट के। मतलब वो ईडी का सहायता कर रहे हैं ताकि उनकी और ज्यादा जांच में सहयोग कर सके। अब देखो ये जजमेंट को अपहेल्ड किया गया है और ईडी की पावर को बिल्कुल रिस्टोर करता है ये वाला स्टेटमेंट। अब देखो एक और केस बात करते हैं जिससे पता चलेगा भाई सुप्रीम कोर्ट का और क्या व्यू है इसके खिलाफ। तो 2017 की बात है भाई, ये भी पीएमएलए एक्ट है और एक यूएपीए एक्ट हुआ करता था जिसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, जो टेररिज्म से रिलेटेड जो चीजें थी उसमें इसमें अटैचमेंट किया जाता है। तो इनमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विशमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखो इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो स्ट्रिजेंट स्टैंडर्ड है बेल के वो बिल्कुल यूएपीए की तरह ही होंगे। मतलब यूएपीए एक ऐसा एक्ट है, अगर इसके अंतर्गत किसी का एफआईआर रजिस्टर होता है तो उसको बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे ही पीएमएलए में भी कर दिया गया था कि आपको अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है बेल के लिए तो बिल्कुल प्रूव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई एक बार कोर्ट है, वहां पे किसी अक्यूज ने बोला कि भाई मैं प्रूव करता हूं कि मैं गिल्टी नहीं हूं, तो अगर किसी को प्राइमा फेसी में अगर अरेस्ट कर लिया गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसने जुर्म किया है बट उनके पास अभी कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा भाई, ऐसे केस में उनको अरेस्ट तो किया जाएगा, लेकिन इससे ये सबक जा रहा था कि फ्यूचर में अगर वो कोई ऑफेंस करेगा तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा।
और ऐसे प्रोविजंस को ना सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था 2017 में। और पार्लियामेंट में लेकिन गवर्नमेंट भी चतुर है, तो उन्होंने क्या किया, 2018 में फाइनेंशियल एक्ट में अमेंड करके पीएमएलए को उसके अंदर ला दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ गया। तो देखो भाई कैसे चतुराई करते हैं, आप करप्शन को टैकल करने वाले हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था इस सब चीज़ों को, लेकिन इसको फिर से अमेंड कर दिया फाइनेंशियल एक्ट को 2018 में, और इसके थ्रू पीएमएलए को फिर से पावर मिल गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ गया। तो इस तरीके से भाई आप देखेंगे कि ईडी जो है वो ऑब्लिगेटेड नहीं है डिस्क्लोजर के लिए कि हमने आपको क्यों पकड़ा है, आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, कौन से केसेस में है, तो ये बताने के लिए ईडी के पास वो सब चीज़ों को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जिस लॉ के अंदर बनाए गए हैं वो सीआरपीसी के अंदर काम ही नहीं करते हैं। तो बात समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपहेल कर रहा है, क्योंकि ईडी इज वर्किंग अंडर द लॉ, मतलब वो पीएमएलए एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। तो होप मैं समझाने में आपको कामयाब हुआ होऊंगा ये क्या थे ईडी वाला मैटर। और देखो मैं जनरली कंट्रोवर्सी से इसलिए दूर रख रहा हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी काम की चीज़ों पे ही फोकस किए हैं। ठीक है, ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पाथ आईएएस के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।